तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CPP 15 आपके पैकेज में है। CPP 15 ऑप्टिक्स। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके बॉटम के सेंटर पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। इस वेसल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस, और हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये हाइट। फिल्ड कंप्लीटली विथ वाटर, ये वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है। कंसीडर द रे लिविंग द वेसल थ्रू अ कॉर्नर। मतलब यहां से आप एक रे कंसीडर करिए जो कि कॉर्नर से पास हो रहा है। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे रे डायग्राम बना रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट से एक रे आप कंसीडर करिए जो कॉर्नर से पास हो रहा है, मतलब ऐसे। सपोज दिस रे एंड द रे अलोंग एक्सिस ऑफ वेसल। इस रे को और एक रे जो एक्सिस के अलोंग बाहर निकल रहा है, ऐसे। तो जो रे एक्सिस के अलोंग निकलेगा मतलब इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा, ये इसी तरह से बाहर निकल जाएगा। आगे लिखा है फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा, ये निकालना है। एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। भाई इस ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ 4 सेंटीमीटर है, इसका म्यू पता है तो एपरेंट डेप्थ निकाल लीजिए। रियल डेप्थ बाय म्यू वैसे नहीं कहा जा रहा है। आपसे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस ऑब्जेक्ट से 2 रे को आप कंसीडर करिए। एक रे जो ऐसे जा रहा है, दूसरा रे जो कॉर्नर पर इंसिडेंट हुआ है। ये बताइए कि जो रे यहां पर इंसिडेंट हुआ है तो इस सरफेस से उसका रिफ्रैक्शन होगा। इस वाले पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल है, इनिशियल डायरेक्शन रे का ये है, और डेंसर से रेरर में जा रहा है, इसलिए नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, मतलब ये रे ऐसे निकलेगा। अब इस रे को और इस रे को जब आप प्रोड्यूस करें, क्योंकि इधर तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो इसको आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करिए, और इस वाले रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो इसी लाइन के अलोंग यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना, ये आई, यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा उसको एपरेंट डेप्थ कहेंगे। फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द इमेज। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि इमेज का एपरेंट डेप्थ निकालिए। अब देखो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है और सिंपल ज्योमेट्री का यूज हम लोग कर रहे हैं, और ज्योमेट्री ये कहता है कि रे डायग्राम ये है। क्वेश्चन का रे डायग्राम आप समझ गए, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज है, आपको ये हाइट निकालना है। अब देखो ये वाला जो रे है उसका ये एंगल आप निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। तो tan थीटा 4/3 होता है, तो थीटा 53 डिग्री होता है। ये एंगल अगर 53 है तो ये वाला एंगल 53 होगा, ये टोटल एंगल 53 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये सरफेस दोनों पैरेलल है। तो ये अगर 53 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ये जो रे इंसिडेंट हुआ है इस सरफेस पर, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं। ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करिए स्नेल्स लॉ से। म्यू1 sin I इक्वल टू म्यू2 sin R। ये म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो म्यू1 मतलब 4/3 sin I कितना है 37 डिग्री इक्वल टू म्यू2 1 sin R।
तो यहाँ से साइन आर का वैल्यू हो गया 4/3 इंटू साइन 37 3/5, तो साइन आर हो गया 4/5, आर हो गया 53 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल होगा 53 डिग्री। अब ये एंगल अगर 53 डिग्री है, ये वाला एंगल, इसी को आप पीछे प्रोड्यूस किए हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। ये अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इस ट्रायंगल में जिसमें अपना पेन चला के देखो ऐसे, ये और ये एंगल अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल में कंसीडर करिए, आई इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं A। IPA ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइट आपको निकालना है, यही तो एपरेंट डेप्थ है। इस ट्रायंगल में tan 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है PI और ये बेस का लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PI हो गया tan 37 3/4 इंटू 3, ये 3, तो PI का वैल्यू हो गया 9/4, मतलब 2.25, एपरेंट डेप्थ हो जाएगा 2.25। ये आंसर हो गया। अब उसके बाद आपको बताना है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है, रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, इसका रेशियो क्या होगा। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट अब सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का रेशियो आपको निकालना है, रेशियो ऑफ रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ देखो यहां कर देते हैं। ये सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ इसका है 4 सेंटीमीटर और एपरेंट डेप्थ इसका है 9/4, 9/4 मतलब 16/9। ये आंसर हो गया। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 16/9, तो डिवाइड करो 9 7 पर 0, तो 9 72, अप्रॉक्सीमेटली 8 से थोड़ा सा कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 8। तो इसका रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ 1/1.8 आया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आप पूछेंगे कि सर आप तो बताए थे कि रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इसके म्यू के बराबर होगा और इसका म्यू तो 4/3 है, 4/3 का मतलब 1.33, तो यहां पर तो 1.33 आना चाहिए, 1.8 आ रहा है। तो कौन सही है, आप जो बताए थे पहले सो कि अभी जो बता रहे हैं वो। तो इसके बारे में सोचिए। इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ म्यू होगा, वो हम लोग पैरेक्सियल रे के लिए डिस्कस किए थे। और ये जो क्वेश्चन है ये पैरेक्सियल रे पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये वाला रे तो पैरेक्सियल है। अगर यहीं के पास कोई यहां पर रे इंसिडेंट होता, यहां पर रे इंसिडेंट होता, तब उसको पैरेक्सियल कहते, और तब इस ऑब्जर्वर को जो इसका इमेज दिखता वो यहां नहीं दिखता, उसका इमेज यहां दिखता, और वो डिस्टेंस कितना होता, तो आप डिस्टेंस निकाल लेते, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू। लेकिन अभी आप कैलकुलेशन ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पैरेक्सियल रे का अप्रोक्सीमेशन नहीं लीजिए। तो इससे पहले जितना भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ वाला या रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला आया किससे था, रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला से ही तो आया था, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, पैरेक्सियल रे के लिए आया था।
तो पैरेक्सियल रे अभी नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आप वैसे दो रे को कंसीडर करिए, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है। क्या इस रे को आप पैरेक्सियल कह सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री है तो उसको पैरेक्सियल नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेक्सियल रे आप कह सकते हैं कब तक? जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 या उससे कम हो, 5 डिग्री या उससे कम हो। तो ये क्वेश्चन अभी तक में पहला क्वेश्चन मिला है जो कि पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन पर सॉल्व नहीं करना था। और अगर पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है किसी क्वेश्चन में तो वो साफ साफ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसमें आप केवल स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक्स में यही तो दो लॉ है कि रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, तो उस लॉ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने CPP 16। ये क्वेश्चन भी पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन पर नहीं है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। कैसे? सो देखो, लिखा है ए सिलिंड्रिकल वेसल हुज डायामीटर एंड हाइट बोथ आर 30 सेंटीमीटर। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका डायामीटर 30 सेंटीमीटर है और हाइट भी 30 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हैं। एंड अ स्मॉल पार्टिकल P इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये देखो यहां लिख दे रहे हैं, C से P, सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। एंड I is placed at a position such that edge of the bottom is just visible। एक I यहां पर रखा गया है such that इसका एज जो है वो जस्ट विजिबल है, मतलब यहां से जो रे ऐसे निकलेगा वो इसके पास पहुंच जाएगा। यहां तक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार ये डायग्राम दिया हुआ है। अब आगे क्या लिखा है? द पार्टिकल P इज इन द प्लेन ऑफ ड्रॉइंग। प्लेन ऑफ ड्रॉइंग में ये पार्टिकल P है। अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पोर्ड। कितने मिनिमम हाइट तक वाटर को रखें, कितने मिनिमम हाइट तक वाटर को भरे। पोर का मतलब भरना। पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल P विजिबल। कितने मिनिमम हाइट तक वाटर को डालें जिससे कि ये पार्टिकल P इसको विजिबल हो जाए। तो इसको कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले कुछ लोग जो सॉल्व करते हैं वो आपको समझा रहे हैं कि भाई सपोज करो कि वाटर को हम जो है यहां तक भर दिए, ये हाइट सपोज करो h है। h हाइट तक आप वाटर को पोर करिए, h हाइट तक, यहां तक हाइट h। अब h हाइट तक वाटर को अगर डालें तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भाई जब इसको देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर दिखेगा, क्योंकि वाटर के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो वो एपरेंट डेप्थ जो है वो घट जाता है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर यहां पर दिखने लगे, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर यहां पर दिखने लगे, मतलब इसका इमेज अगर यहां बन जाए तो इस आई को विजिबल हो जाएगा। ये एपरेंट मतलब इस सरफेस से एपरेंट डेप्थ ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला हाइट तो 30 सेंटीमीटर दिया है और ये डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर दिया है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से, जिस पे अपना पेन चला रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों हाइट अगर सेम है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है,
ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहां से लेकर के यहां तक ये हाइट कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल 45 है और ये 10 है, तो ये वाला हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर बेस सेम होना चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन जाए तो इस आई को विजिबल हो जाएगा। तो ये ऊपर के तरफ शिफ्ट किया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये एपरेंट डेप्थ कितना हो गया यहां से यहां तक, ये एपरेंट डेप्थ, दिस इज इक्वल टू h माइनस 10, ये एपरेंट डेप्थ हो गया h माइनस 10। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ है h बाई एपरेंट डेप्थ h माइनस 10। म्यू का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, वाटर का 4/3 होता है। h का वैल्यू निकाल लीजिए, 3h 4h माइनस 40, h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई लोग सॉल्व किए होंगे तो आंसर 40 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि वेसल का हाइट अगर 30 सेंटीमीटर ही है तो इसमें 40 सेंटीमीटर तक पानी को कैसे भरेंगे? 40 सेंटीमीटर तक पानी को नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गलती है। अब इस सॉल्यूशन में कहां पर गलती है, ये बात करेक्ट सॉल्यूशन पहले बता देते हैं, तब आपको समझाएंगे गलती कहां पर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर रहे हैं। ये रॉन्ग मेथड, जब आप कॉपी में नोट करेंगे तो इसको भी नोट करेंगे, ये नोट करना जरूरी है। फर्स्ट मेथड है, लेकिन ये फर्स्ट मेथड रॉन्ग है, गलत है। सेकंड मेथड जो सही है उस बात को जरा समझिए। ये सेम वेसल हम फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं, और आई का पोजीशन ये है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम। ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटर है और ये पार्टिकल है, मतलब ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा, अच्छा ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया कि कहां तक पानी को भरे। सपोज करो हम वाटर को यहां तक भर देते हैं, सपोज वाटर को यहां तक भर देते हैं। लेट दिस हाइट इज h, तो उस h का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये पार्टिकल इस आई को विजिबल हो जाए। जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप सब लोग सोच करके देखिए। सपोज करो ये रूम है और ये आई है, इस वाले आई का पोजीशन ये है, और हम ऐसे रखे हैं, ये वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, और जब हम ऐसे रखे हैं तो वो कॉर्नर अभी जस्ट विजिबल है। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अपने रूम में कॉर्नर होगा, बुक को ऐसे रखिए, वो कॉर्नर अभी जस्ट विजिबल है। उस पॉइंट से इधर कोई भी रे हमको विजिबल नहीं है। जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहां से रे निकल करके इसके पास जा सकता है। ये वाला ऑब्जेक्ट से रे देखो ऐसे जा सकता है। ये वाला ऑब्जेक्ट वेसल का ये जो पॉइंट है वो उसको विजिबल होगा, क्योंकि यहां से रे निकल करके उसके पास जा सकता है। लेकिन बताओ कि ये वाला पॉइंट से कोई भी रे तुम निकालो और वहां पर पहुंचा दो, क्या पहुंच सकता है? अगर यहां से कोई भी रे ऐसे निकला तो यहां टकरा जाएगा, ऐसे निकला, ऐसे निकला, या इधर निकलेगा। भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सब डायरेक्शन में रे निकलेगा। किधर भी अगर रे निकले तो कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखा दो जो कि यहां तक पहुंच जाए। ये ऑब्जर्वर तक कोई भी ऐसा लाइन दिखा दो जो कि पहुंच जाए। ऐसा आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है ये एक पॉइंट है,
हम इतना बड़ा आई दिखाए हैं, आप आई को पॉइंट आई मानिए, ये आई है। तो यहां से कोई भी रे जो है वो नहीं निकल करके इस पॉइंट तक आ सकता है। अगर यहां से लास्ट रे ये निकलेगा ऐसे, तो ऐसे निकल जाएगा, और इससे इधर जो आएगा वो नहीं निकलेगा। इस पॉइंट से इधर, या ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट से रे निकल करके उसके पास नहीं पहुंच सकता। मतलब ये ऑब्जेक्ट या इससे इधर जितना भी ऑब्जेक्ट है ये विजिबल नहीं होगा। अब हम इसमें पानी को जैसे जैसे भरना शुरू करेंगे वैसे वैसे इससे आगे का पॉइंट ये इस तरह से विजिबल होगा। मिनिमम कितना हाइट डालें जिससे कि ये पॉइंट विजिबल हो जाए, उससे ऊपर हाइट अगर करेंगे तो इसके बाद भी पॉइंट विजिबल होगा, लेकिन आपको वो हाइट निकालना है जिससे कि ये पॉइंट दिखने लगे। तो हम लेट करते हैं कि मिनिमम यहां तक हम इसको डालें। अब इससे अगर एक रे भी वहां पहुंच गया मतलब ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। रे डायग्राम देखिए, यहां से रे सपोज करो ऐसे आया, ये रे इंसिडेंट हुआ है। लाइन जरा सीधा कर दें, लाइन सीधा नहीं हो पाया। ये इंसिडेंट रे है, और इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये लाइन नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और चूंकि इनिशियल डायरेक्शन इस रे का ये है तो नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, और ये अगर बेंड करके ऐसे चला जाए, ये जो रे यहां पर इंसिडेंट हुआ है वो बेंड करके अगर इस लाइन के अलोंग यहां पहुंच जाए तब ये ऑब्जेक्ट उसको विजिबल हो जाएगा। अब इससे अगर हाइट बढ़ा देंगे तब इससे इधर का भी पॉइंट विजिबल होगा, लेकिन यहां तक अगर हाइट रखे हैं तो ये पॉइंट जस्ट विजिबल है, क्योंकि इसके बाद जो रे इधर इंसिडेंट होगा वो फिर इससे टकरा जाएगा। तो ये लास्ट रे हम ड्रॉ किए हैं जो कि इस आई को विजिबल है। अब इस रे डायग्राम के अनुसार एक ही रे दिखाए हैं, इसलिए क्योंकि ये एक रे भी अगर इस आई के पास पहुंच जाएगा तो उसको इमेज इसका दिखेगा। अब आप देखो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको अगर हम आई मान लें तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो लाइन डॉटेड लाइन है उसी के अलोंग ये है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये और ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 45 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 4/3 साइन आई इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन 45। यहां से साइन आई का वैल्यू हो गया, ये हो गया 1/√2 और इधर हो जाएगा इंटू 3/4। तो साइन आई का वैल्यू इतना हो गया। अब देखो आर अगर 45 है तो आई जो है वो 45 से थोड़ा कम होगा। आई का वैल्यू कितना होगा, 45 से कम, मतलब ये 40 डिग्री हो जाए या 35 हो जाए या 37 हो जाए। इसका वैल्यू 5 डिग्री तो नहीं होगा क्योंकि म्यू का वैल्यू 4/3 ही है। तो ये भी एंगल जो है वो कंसिडरेबल होगा, 5 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब इसको पैरेक्सियल रे नहीं कह सकते। आई का वैल्यू जब आप निकाल लिए हैं तो आपको ये वाला हाइट निकालना है, ये हाइट, और इस वाले पॉइंट का कुछ नाम मान लो। ये सपोज करो पॉइंट ए है, ये पॉइंट सपोज करो बी है। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक h है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा, 30 माइनस h। ये 30 माइनस h, ये 30 माइनस h है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये एंगल तो 45 है तो ये भी होगा 30 माइनस h। दिस और दिस दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 30। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है 30 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 30 माइनस h, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक BP
बीपी, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग बीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस ट्रायंगल से बीपी का वैल्यू आप कैलकुलेट करके यहाँ रख दीजिए। इस ट्रायंगल में tan I इज इक्वल टू बीपी बाई पी ए, बी ए, और बी ए का वैल्यू है h, तो बीपी को कह सकते हैं h tan I, रख दीजिए यहाँ, ये 30 कैंसिल, ये h को इधर ले आओ, h इज इक्वल टू बीपी हो जाएगा h tan I, h tan I, ये हो गया। इसको तो इधर ले आते प्लस 10, इसको इस तरफ ले आइए, इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इसको इधर ले आओ तो h 1 माइनस tan I इज इक्वल टू 10, साइन I का वैल्यू दिया है तो tan I निकाल सकते हो। ये देखो ये I है, साइन I इतना है, तो ये है 3 और ये है 4√2, तो ये कितना होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर 4 चौका 16 दूना 32 माइनस 9 अंडर रूट, तो tan I हो जाएगा 3/32 में से 10 गया 22, 9 गया तो 23, tan I का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो h हो जाएगा 10/1 माइनस tan I 3/23 अंडर रूट। इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए h कितना आएगा, पहले इसको कैलकुलेट करिए तब आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन किए, ये 10 रख दिए, 1 है 3/√23 4.79, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3/4.79 0.62, 1 माइनस 0.62 0.37, 10/0.37 26.02, मतलब ये हाइट जो है 27.02 आएगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप जो कैलकुलेशन किए हैं वो पैरेक्सियल रे के लिए किए हैं। पैरेक्सियल रे का मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर होता तब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ होता, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर होता तब तो रेज इस पर पैरेक्सियली इंसिडेंट होता, इसको पैरेक्सियल रे कहते हैं। लेकिन ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो जो रे ऐसे आएगा उसके कारण वो कैलकुलेशन था। यहाँ तो साफ साफ कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर यहाँ है तो रेज को तो ऐसे निकल करके आना पड़ेगा जिससे कि ऑब्जर्वर के पास जाए, और उसके लिए रेज को इस लाइन के अलोंग जाना पड़ेगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 5 डिग्री से बड़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे कैटेगरी में रखेंगे, बढ़िया सवाल है। तो अगला आते हैं CVP 17 ऑप्टिक्स का, ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस R, ये कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस R है, इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, इस कॉनकेव मिरर को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हैं, वाटर म्यू इज पोर्ड इनटू इट, इस कॉनकेव मिरर में पानी इसमें भरे हैं, वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अप टू हाइट h, ये हाइट यहां से यहां तक h दिया हुआ है, मतलब वाटर जितने हाइट तक भरा गया है दिस हाइट इज h, सो दैट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें, सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ, ये वाटर सरफेस से सपोज करो कि x डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो इस x का वैल्यू क्या होगा, कहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखें जिससे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी पर बने।
अब इस बात को याद रखिए या ध्यान रखिए या हम इसको समझाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड करता है, इसका मतलब कि लाइट के पाथ में नॉर्मल रिफ्लेक्शन हुआ है। नोट करके लिख लीजिए। देखो, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, it means in the path of light ray there will be normal reflection। नॉर्मल रिफ्लेक्शन का मतलब कि उसके पाथ में रिफ्लेक्शन हो, और कैसा रिफ्लेक्शन? नॉर्मल, मतलब रेज जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि रे डायग्राम से जरा देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं बन रहा है, तो रे डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो ऐसे आया, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ये वाटर का सरफेस है, इस वाटर के सरफेस से जब ये रिफ्रैक्ट करेगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा। दूसरा रे जो ऐसे इंसिडेंट हुआ, रे डायग्राम में दो रे हम दिखाते हैं। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, इस पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल है। इनिशियल डायरेक्शन से बेंड करेगा नॉर्मल के तरफ, ऐसे इंसिडेंट हुआ। पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया। पहला सरफेस जो है वो कैसा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। और फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए तो डायरेक्ट इमेज आप जानते हैं भाई। ये जो फ्लैट सरफेस है, अगर यहां पर एक ऑब्जर्वर हो जाए, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस से हाइट x है, तो इस सरफेस से जो इमेज बनेगा वो ऊपर बनेगा। इस पहले सरफेस से जो इमेज है उसको हम I1 कह रहे हैं, और इस I1 का पोजीशन कहां पर होगा? इससे ऊपर। डिस्टेंस कितना होगा? μx। अब ये चीज तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑब्जर्वर जो है डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है, तो इमेज इससे ऊपर दिखेगा। यहां ऑब्जर्वर है नहीं भाई, इससे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा? तो रिफ्रैक्शन के बाद तो इसी ऑब्जर्वर को मिलेगा, तो इस ऑब्जर्वर को यहां दिखेगा। ये इमेज बना रे डायग्राम में। ये वाला रे तो सीधे ही गया। ये जो रे है वो इनिशियल डायरेक्शन इस रे का ये है, यहां से ये नॉर्मल के तरफ बेंड हुआ था, तो अब इसको पीछे प्रोड्यूस करिए। ये जो बेंड किया है उसको पीछे प्रोड्यूस करिए, और इसको भी पीछे प्रोड्यूस करिए, इंटरसेक्ट यहां करें। तो ये हो गया पहला इमेज। अब उसके बाद ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। ये जो सरफेस है इस पर लाइट ये इंसिडेंट किया है और ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। अगर